हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सहतूत डैम को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लूखा रिवर से रिलेटेड, तो लूखा रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है मेघालय, और मेघालय में आप सभी को पता है 3 इंपॉर्टेंट हिल्स पाई जाती हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। तो जो जयंतिया हिल्स है उसके ईस्टर्न पार्ट का जो सर्दर्न पार्ट है वहां से ओरिजिन होता है लूखा रिवर का। लूखा रिवर मेघालय स्टेट में फ्लो होने के बाद में बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश का जो फ्लड प्लेन है वहां जाकर के मर्ज हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इस रिवर में वाटर की अवेलेबिलिटी कहां से होती है। तो मेघालय में एक नारपू फॉरेस्ट रिजर्व है जिसमें बहुत सारे स्मॉल स्ट्रीम जो है उनका ओरिजिन होता है, और वो जो स्मॉल स्ट्रीम है वो अपने वाटर को मर्ज करती है लूखा रिवर में। अब ये न्यूज़ में क्यों है लूखा रिवर? ये जो लूखा रिवर है, अगर यहाँ के इसके आसपास वाले रीजन में देखें तो बहुत सारी कोल माइंस हैं, और कोल माइन से जो भी वेस्टेज निकलता था वो सब जाकर के इस रिवर में मर्ज हो जाता था, जिसकी वजह से ये जो रिवर है वो डेड स्टेज तक चली गई थी। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया ताकि लूखा रिवर को दोबारा से डेड स्टेज से निकाल करके एक रिवाइवल स्टेज तक लाया जा सके, जिसकी वजह से ये जो लूखा रिवर है वो न्यूज़ में रही। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोविड वैक्सीन को लेकर के है। एक नई वैक्सीन को लेकर के इंडिया में ट्रायल चल रहा है, और ये जो वैक्सीन है इसको आप रूम टेम्परेचर पर भी इजीली स्टोर कर सकते हो। अभी तक जितनी भी वैक्सीन बनी है उसमें एक मेजर हर्डल्स, जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था तो एक मेजर कंसर्न ये भी था कि किस तरीके से वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पर जो भी वैक्सीन प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है उनको लो टेम्परेचर पर स्टोर करने का एक मेजर रीज़न रखा गया था, जिसकी वजह से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ओके, तो अब जो नई वैक्सीन बनाई जा रही है इसको आप इजीली रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हो, और इसके लेकर के जो भी ट्रायल किए जा रहे हैं, माउस के ऊपर जो भी ट्रायल किए गए हैं, तो उसमें देखा गया है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं वो देखी गई हैं। ओके, तो अभी तो इसका जो रिजल्ट है वो ह्यूमन के ऊपर जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फिर इसका क्या रिजल्ट आता है वो देखना होगा, लेकिन इससे पहले अभी प्रेजेंट टाइम में जो एनिमल के ऊपर जो भी इसके ट्रायल चल रहे हैं उसमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है श्रीलंका, हमारा रीजनल कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है। आप सभी को पता है वहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। अब आईएमएफ से वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ के उनके श्रीलंका के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि श्रीलंका को जैसे ही असिस्टेंस मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें जैसे ही मिलेगी, जो भी हमारे यहाँ पर पुअर पीपल हैं उनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। उनको लेकर के भी श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है उनको फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर बोला गया है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ देखिए, विद एन आई ऑन द असेंबली इलेक्शन डू लेटर दिस ईयर, इसी साल के लास्ट तक वहाँ पर इलेक्शन होंगे। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है 75th स्टेट लेवल हिमाचल डे फंक्शन हेल्ड एट चंबा टाउन वेयर ही अनाउंस्ड 50% डिस्काउंटेड फेयर फॉर वीमेन इन बसेज हो हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। मतलब जो वीमेन है उनको 50% तक छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी फैमिली है वहाँ पर 125 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर कंज्यूमर्स के रूप में वो यूज़ करते हैं पर मंथ, तो उनको क्या जीरो बिल उनको दिया जाएगा, मतलब इतनी उनको छूट दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ में। देखो इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि पोल के टाइम में, असेंबली पोल हो या फिर सेंट्रल के पोल हो, तो इसी तरीके के चुनावी वादे किए जाते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। लेकिन इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया गया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज उन कितनी प्रॉमिस को पूरे करती हैं। इसको लेकर के जो जुडिशरी है वो इंटरवेन करे और जो गवर्नमेंट है वो एक इस तरीके का लॉ बनाए कि
पॉलिटिकल पार्टीज बाध्य रहे, उनके ऊपर फोर्सेबल रहे कि जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए हैं उनको कंप्लीट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 10 अप्रैल को कुछ इश्यू देखने को मिला था जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर, तो उसी को लेकर के हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है कि जो भी एनक्रोचमेंट किया गया था गवर्नमेंट की जो भी प्लेसेस हैं उनको एक तरीके से रिमूव करने के लिए काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो अदर पार्टीज़ हैं उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं कि 10 अप्रैल को जो भी वायलेंस देखने को मिला था जिसमें जो लोग भी शामिल थे उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसी तरीके का जो प्रोसीजर है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये बात है कि अगर इशू है वो अगर वायलेंस में शामिल थे तो एक प्रोसीजर के तहत ये सारे वर्क होने चाहिए। इस तरीके से आप इनडायरेक्टली बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हो लोगों को, ये गलत है। ओके तो जो भी आपका प्रोसीजर होना चाहिए, चाहे आप एनक्रोचमेंट के थ्रू कर रहे हो या कोई अदर वर्क के थ्रू कर रहे हो, लेकिन आपका एक प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर, और यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अभी यूजीसी ने एक नया अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी कि कोई भी स्टूडेंट जो है, हालांकि हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने ये बोला है कि हायर एजुकेशन में पीएचडी को छोड़ करके एक साथ में वो दो डिग्री कर सकते हैं। अब 2 डिग्री में दोनों जो डिग्री हैं वो फिजिकल और प्रेजेंस के बेसिस पर वो कर सकते हैं कि मतलब दोनों डिग्री वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और दोनों में उनकी अवेलेबिलिटी भी है, या फिर एक को वो ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, एक को ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, या दोनों जो भी डिग्रीज हैं वो दोनों को ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। ये छूट दी गई है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो गवर्नमेंट ने जो यूजीसी है उन्होंने इतना अच्छा सोचा कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी जो अपनी स्टडीज़ को रेगुलर कर रहा है उनके लिए जो ड्यूल डिग्री एकेडमिक प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उनमें जो भी प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से वो अपनी स्टडी को रेगुलर करना चाहते हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, वहाँ पर भी वो अपने वर्क को, अपनी स्टडी को रेगुलर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ड्यूल डिग्री से वो अपने 2 इंटरेस्ट को एक टाइम में सर्व कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ बातें बताई गई हैं। देखो 2004 में इसी तरीके की यूजीसी की फुरकान कमर कमेटी आई थी और उस कमेटी ने ये बोला था कि 2 डिग्री एक साथ में अलाउ कर सकती है यूजीसी, लेकिन 1 डिग्री जो है वो ऑनलाइन मोड में हो, मतलब डिस्टेंस मोड में हो। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी हमारे इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इजी, इतना अच्छे से डेवलप नहीं है कि आप 2 डिग्रीज़ के लिए सेम स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में क्या कर सको, अलाउ कर सको। इसकी बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री को आप ऑफलाइन मोड में कीजिए और दूसरे डिग्री को जो ऑनलाइन मोड रखा है उसमें आप रेगुलर कर सकते हो, ताकि जो प्रेजेंट टाइम में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर एक एक्सेस जो बर्डन है वो क्रिएट ना हो, और जो भी हम सर्व करना चाहते हैं जिन भी इंटरेस्ट को, वो इंटरेस्ट भी इजीली सर्व हो पाए। तो यहाँ पर ये रखा गया है कि जो भी पॉलिसी है उसका रिजल्ट जो है वो बेटर आना चाहिए। इसके लिए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो आपके ग्राउंड लेवल पर जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग आपकी इस तरीके की जो भी पॉलिसी है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने टीबी को जो अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है उनके साथ में कंपैरिजन किया है। उन्होंने ये बोला है कि पहले हम एक बात सुनते थे कि अगर कोई भी पर्सन बीमार है तो उसको एक गोली दो, गोली से वो सब कुछ सही हो जाएगा, उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, वो सारे जर्म्स जो हैं वो गोली मार देगी, जिसकी वजह से सारे इशू हो रहे हैं। उन जर्म्स में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट सब कुछ इंक्लूड किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक हो गया, मेटाबॉलिक कोजेज हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया एंड अल्टर्ड न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिटर्स कोजिंग इलनेस वर वेल नोन देन। उस टाइम बहुत कम जाना जाता था कि कोई भी इशू अगर हो रहा है, कोई भी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसके कुछ अदर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इनके ऊपर कम फोकस किया जाता था। बस कुछ भी इशू हुआ, आपको मेडिसिन दी और मेडिसिन के बेसिस पर सब कुछ सही कर दिया जाता था। ओके, लेकिन यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि भले ही हमें ये नहीं पता था कि किस किस वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है, लेकिन हमें इस बात का बहुत अच्छे से नॉलेज थी कि अगर आपको टीबी को ठीक करना है, ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करना है, तो ना सिर्फ आपको मेडिसिन लेनी होगी, उसके साथ में एक गुड एयर,
मतलब एक क्लीन एयर, इसके अलावा न्यूट्रिशन बेस्ड फूड जो है उसका कंजम्पशन आपको करना होगा, तभी जाकर के आपकी टीबी जो डिजीज़ है वो दूर हो पाएगी। यहाँ सबसे पहले हिस्ट्री की बात की गई है कि 1943 में जब टीबी की ड्रग्स आई थी, डिस्कवरी हुई थी, उसके साथ में इम्प्रूव्ड, इसके साथ में जब टीबी की जो मेडिसिन है उसकी डिस्कवरी हुई, उससे पहले अगर हम देखें तो माउंटेनियस रीजन में फ्रेश एयर, प्योर वाटर, गुड फूड, ये जो था वो टीबी के लिए एक माना जाता था। मतलब मेडिसिन आने से पहले ये तरीका माना जाता था कि इस तरीके से आप टीबी को ख़त्म कर सकते हो। क्या किया गया? इम्प्रूव्ड वेजेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड द accompanying higher purchasing power for food. The TB mortality rate came down from 300 people per 1 lakh population to 60 in England and Wales. इसी प्रोसीजर के तहत अच्छा न्यूट्रिशन बेस्ड फूड दिया गया और इस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश की गई। ओके, और इस तरीके से जो टीबी है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलप जो कंट्री है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिमूव भी हो गई, क्योंकि वहाँ पर वेजेज अच्छे थे। वेजेज अच्छे से होने से जो फैमिली है उन्होंने अच्छा फूड को कंज्यूम किया, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुई। अब यहाँ पर यही बोला गया है कि देखो टीबी को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। टीबी के लिए गवर्नमेंट जो है वो डोट जो है वो कोर्स देती है, जिसके बेसिस पर रेगुलर आपको मेडिसिन कंज्यूम करनी है। लेकिन यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जो एंशियंट टाइम में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता था उसी को लेकर के यहाँ पर वर्क होने की ज़रूरत है। हम डोट जो प्रोसीजर जो पैकेट देते हैं या जो भी मेडिसिन का एक पैक देते हैं, उसके साथ में गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फैमिलीज़ या जो भी पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है, उसका बेसिक बैकग्राउंड व्यू किया जाए, उसका जो न्यूट्रिशन कंजम्पशन है उसको व्यू किया जाए और उसके बेसिस पर फिर उसको हाईली न्यूट्रिशन बेस्ड फूड जो है वो अवेलेबल करवाया जाए, ताकि जिस हिस्ट्री को हम फॉलो करते आ रहे हैं उसके लिए जो वर्क है वो ईजिली इम्प्लीमेंट हो पाए। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो बहुत साल पहले 2009-10 में NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर बस्तर और छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है वहाँ पर टीबी पेशेंट को राइस, एडिशनल राइस, दाल, कुकिंग ऑयल, ये सब कुछ दिया जा रहा था एक प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन सेंट्रल की जो टेक्निकल टीम है उसने बार बार कि इस तरीके के जो भी आप एडिशनल फूड देते हो उसको लेकर के कोई भी बेनिफिट को लेकर के कोई भी डाटाज अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके की जो एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी करवाई जाती है उसको लेकर के कोई भी जब बेनिफिट्स को लेकर के डाटा अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके की अवेलेबिलिटी करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? जो आर्टिकल है, जो राइटर है, उनका ये बोलना है कि हमें क्या करना होगा, टीबी को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें न्यूट्रिशन बेस्ड एक व्यू करना होगा, एक सर्वे कंडक्ट करवाना होगा और उसमें डिस्कस करना होगा कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर रेगुलरली जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अपना इंटरफेरेंस करे, अपनी ज़्यादा जो डोमिनेंस के बेसिस पर जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करे, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन फूड जो है उनको अवेलेबल करवाए, ताकि टीबी से ईजिली जो है वो हम ईजिली एलिमिनेट कर पाएँ। अब यहाँ पर जो 2018 में जो गवर्नमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ में इनिशिएट किया गया था ग्राउंड नट, मूंग दाल, सोया ऑयल, ये सब कुछ यहाँ पर निक्षय पोषण योजना, नेशनल हेल्थ मिशन का जो निक्षय पोषण योजना है उसके तहत ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल करवाई गई थी। इसके अलावा जो पेशेंट है उनको 500 रुपीज़ पर मंथ टीबी पेशेंट्स को दिया गया, ताकि वो अपने लिए न्यूट्रिशन फूड जो है उसको क्या कर सके, अवेलेबल करवा सके। और ये जो कैश ट्रांसफ़र है, हालांकि इसका जो डिज़ायर्ड आउटकम आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, तो इसके बेसिस पर जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से कोशिश करे कि इस तरीके का न्यूट्रिशन जो फूड है वो उनको अवेलेबल करवाया जा सके, ताकि जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सकें। यहाँ पर डॉक्टर भार्गव के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अंडर न्यूट्रिशन एंड टीबी आर सिंडेमिक्स, मतलब अगर अंडर न्यूट्रिशन है तो टीबी जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है वो ईजीली आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो अंडर न्यूट्रिशन है, जो इशू है न्यूट्रिशन को लेकर के फूड में, उसको हमें सोल्व करना होगा, तो ईजीली जो टीबी है उसको एलिमिनेट हम कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वियतनाम की जो लीडर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी लीडर, उसके साथ में डिस्कशन किया। ओके, वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ में डिस्कशन किया। कुछ रीजनल, कुछ ग्लोबल इश्यूज, रीजनल में साउथ चाइना सी को लेकर के इश्यूज आप सभी को पता है। वियतनाम के मैप को अगर हम व्यू करें तो साउथ चाइना सी में जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी वहाँ पर इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से वियतनाम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होता है।
तो साउथ चाइना सी यहाँ पर आप मैप के थ्रू व्यू कर सकते हो, ये वियतनाम की लोकेशन है और ये साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी इसलिए न्यूज़ में रहता है कि चाइना इस एरिया को लेकर के अपना क्लेम करता है और यहाँ पर जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर क्लेम करती हैं, क्योंकि एक तो बोला जाता है कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड्स हैं। दूसरा अगर हम पॉइंट रखें तो यहाँ पर जो सी बेड वाला जो रीजन है वहाँ पर अभी भी अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल गैस, ऑयल की काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं, जिसको लेकर के चाइना अपना क्लेम यहाँ पर करना चाहता है। तो वियतनाम को लेकर के वियतनाम और इंडिया के बीच में डिस्कशन हुआ, जिसमें कुछ रीजनल इश्यूज, जिसमें साउथ चाइना सी इशू, इसके अलावा कुछ प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल इशू जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उस सिचुएशन को भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये रखी गई कि ये वियतनाम और इंडिया के बीच में जो पार्टनरशिप इंडिया वियतनाम कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो 2016 में जो इस्टेब्लिश की गई थी, उसका जो भी कोऑपरेशन इसमें देखने को मिला है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एक तरीके से इंक्रीज देखने को मिला है, इसको लेकर के दोनों लीडर्स ने डिस्कशन किया। इसके अलावा दोनों कंट्री के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उनको 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने डिस्कशन किया कि दोनों कंट्री ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने रिलेशन को मेंटेन किया। यहाँ पर इंडिया ने अपनी बात रखी कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, इसके अलावा इंडो पैसिफिक विजन जो हमारा है उसमें वियतनाम हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पिलर है। हम हमारे बायलेटरल रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस तक हम लॉन्च करना चाहते हैं। यहाँ पर बात रखी गई हमारे इंडिया का जो भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया का जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए वियतनाम बहुत ही ईजी एक्सेस मार्केट है। इसके अलावा इंडिया और वियतनाम के बीच में जो भी हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन लिंक हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ। इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ के चार्म मोन्यूमेंट्स को रेस्टोरेशन करने के लिए, उसको लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन है। इंडिया ने अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया कि इंडिया ने इतने अच्छे से वियतनाम के रेस्टोरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरात में एक मेडिकल सेंटर को लेकर के ओपनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी है। वर्चुअली ये इनोग्रेशन हुआ, इसमें उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 10 ईयर में हमारे इंडिया के पास में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी। ये सब कुछ हम कंप्लीट इस तरीके से कर पाएंगे कि हमने जो स्कीम लॉन्च की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसके बेसिस पर ही ये सारे जो हमारे टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे, हम अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर उन्होंने गुजरात से कंपैरिजन किया है कि पहले गुजरात में अगर 1-2 डेकेड्स पहले देखें तो 1000 स्टूडेंट जो है वो हर साल मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लेते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 6000 स्टूडेंट जो हैं वो इन कॉलेजेस में हर साल एडमिशन लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो आप सभी को पता है श्रीलंका में इशू चल रहे हैं और वहाँ से जो तमिल्स हैं, लंकन तमिल्स जो हैं वो इंडिया में इलीगल तरीके से एंट्री कर रहे हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ असिस्टेंस मांगने की कोशिश की है कि हम टेम्परेरी असाइलम यहाँ पर बनाएं, ताकि ये जो लंकन फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आकर के रह सकें और जब वहाँ पर इशू कम हो जाए तो वापस जा सकें। इनको जो भी अवेलेबिलिटी है वो सब कुछ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जो भी इनके बेसिक नीड्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट बात ये रखी है कि वैसे उन्होंने मेघालय के पर्सपेक्टिव में ये बात रखी है, लेकिन इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो कहीं से भी कि अगर किसी भी जगह पर आपको एक्सट्रीमिज्म देखने को मिल रहा है तो उसके कुछ इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जॉबलेसनेस, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिज्म के जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल का नाम है EDAR, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर हाईवेज पर कहीं भी एक्सीडेंट होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को आप इस पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है, ताकि जो भी इस एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी कंपनसेशन क्लेम किया जाता है वो काफ़ी स्पीडी लेवल पर उसको कंप्लीट किया जा सके। इसमें यह भी बोला गया है कि अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो ना सिर्फ
पुलिस को या फिर हॉस्पिटल्स को इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो पाएंगी। इसके अलावा जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं पीडब्ल्यूडी के, वो भी इजीली वहाँ पर जा करके ओवरव्यू कर पाएंगे उस एक्सीडेंट को कि यहाँ पर की जो रोड है उसमें कुछ इशू है, और अगर कहीं पर हॉट स्पॉट होता है कि रेगुलर वहाँ पर एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं तो उन हॉट स्पॉट को भी इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे, ईजिली लोगों को अवेयर कर पाएंगे कि ये जो जगह है, ये जो इशू है रोड में, यहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो यहाँ पर जो भी ड्राइवर्स हैं वो एक्स्ट्रा अवेयर के साथ में यहाँ पर गाड़ी को रन करें, जो भी उनका व्हीकल है उसको रन करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उससे वो सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो पाएगा EDR पोर्टल की वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ आप सभी को पता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर US की विजिट पर, वहाँ पर 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हुई, तो वहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि अगर कोई इंडिया को हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगा तो हम किसी भी कंट्री को सेव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी कंट्री को लेकर के ऐसे अपनी पॉइंट्स रखेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आपने हम पे अटैक किया, हम कुछ नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है S-400 ट्रेनिंग इक्विपमेंट को लेकर के। आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन के बीच में इशू चल रहा है। S-400 डिफेंस सिस्टम हम रशिया से लेने वाले थे, वैसे इसके कुछ पार्ट जो हैं वो इंडिया में इसकी इजीली अवेलेबिलिटी हो गई है, लेकिन कंप्लीट सिस्टम जिसको लेकर के हम ट्रेनिंग इजीली कर पाएँ उसको इंडिया जो है वो जल्दी गेन कर लेगा, और ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको भी ईजिली हम इंस्टॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन में इशू चल रहा है, इस वॉर की वजह से यहाँ पर कुछ डिले देखने को मिल रहा है। अब ये S-400 डिफेंस सिस्टम जो है, इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इस आर्टिकल को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कर सकते हो, और डिफेंस की बात आई तो वहाँ पर इंडिया से रिलेट करके भी इस आर्टिकल को डिस्कस कर सकती हो। ओके, कि इंडिया अपनी ऑटोनॉमी गेन करने में किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलर कर रहा है। S-400 डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो रशिया का मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें इतनी पावर है कि ये 380 किलोमीटर की रेंज में जो भी बॉम्बर्स हो, जेट हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, इन सभी को ईजीली डिस्ट्रॉय कर पाएगा। अब देखो ये न्यूज़ में इसलिए भी है कि जिस भी इस कंट्री ने, जैसे कि टर्की ने, चाइना ने इसको इंस्टॉल किया या ख़रीदा, बाई किया, तो US ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। US ने सैंक्शंस इसलिए लगाए कि देखो काटसा एक्ट US 2017 में लेकर के आया था कि ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ में कोई भी कंट्री अगर अपने मिलिट्री इंगेजमेंट करेगा तो उसके ऊपर US जो है वो सैंक्शंस लगा पाएगा। ये जो सैंक्शंस हैं वो यूनिलेटरल हैं, मतलब जो काटसा एक्ट है वो यूनिलेटरल है, यूनाइटेड नेशंस का ये डिसीजन नहीं है, ये US जो कंट्री है उसका डिसीजन है। ओके, अब यहाँ पर इंडिया को लेकर के भी कंसर्न है कि इंडिया को लेकर के भी यहाँ पर, वैसे देखो US में बार बार वहाँ की जो कांग्रेस है, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, तो कांग्रेस में बार बार डिस्कशन हुआ, वहाँ के जो भी मेंबर्स ऑफ कांग्रेस जो हैं उन्होंने ये बात रखी कि इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है US के लिए, तो इंडिया के लिए इस तरीके के जो सैंक्शंस है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। ओके, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया ने जो स्टैंड रखा है उसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया को यहाँ पर काटसा एक्ट की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले। ओके, तो ये काटसा एक्ट इसलिए लाया गया था कि इन 3 कंट्रीज़ के साथ में कोई भी कंट्री अगर रिलेशन मेंटेन रखता है तो उसको एक तरीके से रोकने के लिए कि वो इन कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन ना रखे, ताकि इन कंट्रीज़ को लेकर के जो भी इशूज हैं उनको ईजिली सॉल्व किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम नेपाल के इशू को भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर भी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है जो है वो काफ़ी लो लेवल पर दिखाई दे रहा है। ओके, नेपाल इज रनिंग लो ऑन फॉरेन करेंसी रिजर्व नीडेड टू इम्पोर्ट मेडिसिन, ऑयल प्रोडक्ट, कार एंड रेंज ऑफ अदर आइटम्स एंड विल रन आउट इन 7 months इफ थिंग्स डोंट इम्प्रूव, ए सेंट्रल बैंक ऑफिशियल सेड ऑन फ्राइडे। उनका जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने बोला है कि हमने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है, इस चीज़ को होप करते हुए कि हम
जो विल डिस्करेज पीपल फ्रॉम बाइंग इम्पोर्ट्स एंड हेल्प एक्सटेंड द फॉरेन रिजर्व्स। मतलब कोशिश की जा रही है अपनी तरफ से कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाए ताकि लोग जो है वो इम्पोर्ट करने से मतलब खरीदने से अपने आप को रोके, ताकि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको हम एक्सटेंड कर सकें। एक स्ट्रेटजी को फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है। पेंडेमिक की वजह से जो भी इशू, जो भी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, हालांकि वो बेहतरीन स्टेज पर जा रही हैं, लेकिन उससे निकलने में कुछ टाइम लगता है। यहाँ पर जो अल अक्सा मॉस्क्यू है, जिसमें पहले भी इशू देखने को मिला था, कुछ पैलेस्टीन जो लोगों को इजराइल की जो आर्मी है उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से 150 लोग जो है उसमें इस क्लैश में हर्ट हो गए हैं। ये जो अल अक्सा जो प्लेस है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा होलीएस्ट है। इस्लाम में अगर हम देखें तो 3rd नंबर का होलीएस्ट साइट है अल अक्सा मॉस्क्यू, और यहाँ पर जूस जो कम्युनिटी है उनके लिए भी 2 एंशिएंट टेम्पल जो है उनकी लोकेशन है, जिसकी वजह से ये जो क्लैश है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रांस में प्रेजेंट टाइम में हेड स्कार्फ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है उसमें डिस्कशन किया जा रहा है। अभी हेड स्कार्फ जो है वो इंडिया में भी न्यूज़ में रहा था, हिजाब जो है, जिसको लेकर के कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उसने डिस्कशन किया और अपना रिजल्ट दिया कि हेड स्कार्फ हिजाब जो है वो इस्लाम कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसको हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको चैलेंज किया गया है। ओके, यहाँ पर ताइवान में यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उनकी विजिट हुई, जिसको चाइना को लेकर के यहाँ पर चाइना ने अपनी बात ये रखी है कि हम इस तरीके की चाइना वन चाइना पॉलिसी के अंडर ताइवान को चाइना का इंटीग्रल पार्ट मानता है, और जो भी ताइवान के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है, चाइना उसकी तरफ में जो एक्सट्रीम जो अपनी पॉलिसी है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।